नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैंने आपसे पहले प्रधानमंत्री संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं और प्रधानमंत्री सीरीज ही हम रेगुलर यहाँ पर चला रहे हैं। प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री के कार्यों को देख रहे थे कि किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या घटनाएं हुई। इस संबंध में पिछली वीडियो में हमने अब तक इंदिरा गांधी के बारे में देख लिया था, इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में और चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, इन सब बातों का हम डिस्कस करेंगे मित्रों यहाँ पर। ठीक है मित्रों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो रेगुलर यहाँ से जो भी अपलोड होते हैं वो प्राप्त होते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में। इंदिरा गांधी, ठीक है मित्रों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करें तो 1971 में पहली बार, या फिर पहली बार बाद लिखता हूं, 1971 में पहली बार चौथी लोकसभा को, 1971 में चौथी लोकसभा को समय से पूर्व विघटित किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के समय में चौथी लोकसभा को समय से पूर्व विघटित किया गया, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि यहाँ पर किसी लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया हो, समय से पूर्व इसको विघटित किया गया हो। तो पहला आज का मैटर हमारा यही है इसमें कि चौथी लोकसभा को कब भंग किया गया था, 1971 में, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में। तो प्रधानमंत्री होगी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद में एक और घटना की चर्चा करें तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ध्यान में रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। इधर से पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में। किन किन के बीच में हुआ, तो इधर से हमारे प्रधानमंत्री रहेगी इंदिरा गांधी और उधर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं और इंदिरा गांधी कार्यकाल के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली के लिए, भारत बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली के लिए एक समझौता हुआ था। अदला बदली के लिए 1974 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1974 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता उस समय पर लागू नहीं हुआ। इस समझौते को लागू करने के लिए राज्यसभा में, इस समझौते को लागू करने के लिए राज्यसभा में 2013 में 119वां संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लाया गया था, बिल लाया गया था। लेकिन उस समय पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, किसी कारण से राज्यसभा में ही ये पेंडिंग में रहा। क्योंकि मित्रों आपको पता है, यदि कोई बिल राज्यसभा में लाया जाता है पहले, और यदि वो राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है या फिर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में चला जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है उसको पास के बिना, तो ऐसी कंडीशन में उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बिल जीवित रहता है, उस बिल को कभी भी पारित किया जा सकता है। तो 2013 में ये बिल लाया गया था राज्यसभा के अंदर और ये पास नहीं हो सका। फिर बाद में 2015 में
2015 में इस बिल को पास किया गया और ये बिल लागू हो गया 100वें संविधान संशोधन के रूप में। 100वें संविधान संशोधन के रूप में। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली से संबंधित है, ठीक है। और इस 100वें संविधान संशोधन के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यहां नहीं दिख रहा हो शायद, मैं इधर लिख देता हूं, पश्चिम बंगाल। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन चारों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन 100वें संविधान संशोधन के संबंध में इस प्रकार से बन सकता है या फिर बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। तो संविधान संशोधन होगा 100वां। या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सीमाओं में किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो हमारा आंसर होगा 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। या फिर 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भारत बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली से संबंधित है। समझौता जो हुआ था उस समझौते को लागू करने से संबंधित है। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है इंदिरा गांधी के संबंध में, ठीक है। और आगे हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में हम इस घटना को शामिल कर सकते हैं कि 18 मई 1974 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण कब किया। 18 मई 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया और इसके साथ में भारत परमाणु परीक्षण करने वाला विश्व का छठा देश बन गया। कौन सा देश मित्रों। छठा देश। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद में मैं चर्चा करना चाहूँ इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 33वां संविधान संशोधन। 33वां संविधान संशोधन 1974 में। 33वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद है आर्टिकल 101 और आर्टिकल 190, ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 101 संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 101 संविधान संसद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यताओं के संबंध में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 190 राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताओं के संबंध में प्रावधान करता है। तो इस 33वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 101 और 190 अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई सदस्य चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे से वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो, यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो उस इस्तीफे की इस आधार पर संबंधित सदन का अध्यक्ष, यानी कि संबंधित सदन का अध्यक्ष का मतलब है यहाँ पर मित्रों, संसद में अगर बात करें हम तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे ही हम राज्य विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष और जहाँ कहीं भी विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद का सभापति। ये उस संबंध में निर्णय करेंगे, उस संबंध में जांच करवा सकते हैं। तो इस संबंध में ये प्रावधान किया गया था 33वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आर्टिकल 101 और 190 में ये प्रावधान कर दिया गया कि जो भी सदस्य चाहे से संसद का हो चाहे से राज्य विधानसभा का हो, यदि इस्तीफा देता है तो अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वो उस इस्तीफे के संबंध में उसके सही होने या स्वैच्छिक होने की जांच करवा सकता है। जांच करवा
सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जांच करवा सकता है, सही है, जिस सदस्य ने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा उसका सही है या नहीं है, इसकी जांच करवा सकता है कौन? संबंधित सदन का अध्यक्ष। स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से दिया गया है या फिर किसी के दबाव में दिया गया है, इसकी जांच वो करवा सकता है। और यदि वो इस्तीफा सही नहीं पाया जाता है कि गलत तरीके से दिया गया है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो उसकी इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं करे। यदि वो इस्तीफा किसी के दबाव में दिया गया है, स्वयं की इच्छा से नहीं दिया गया है, तो भी अध्यक्ष उसके इस्तीफे को अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है 33वें संविधान संशोधन के संबंध में। और आगे हम चर्चा करना चाहे, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आपको जानकारी मिलेगी जिसके बारे में शायद आपने अब तक नहीं पढ़ा हो। 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था शायद। 35वां संविधान संशोधन 1974 या 75 के आसपास है शायद, 75 होगा, इसमें 75 होगा। 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाने के लिए क्या किया गया था? संविधान में आर्टिकल 2A और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10। ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको, क्या 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया और इसका प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 2A में। नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची, ठीक है। आपने अब तक यही जाना होगा कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा जोड़ी गई है। लेकिन यहाँ पर पहली बार संविधान में 10वीं अनुसूची सिक्किम के संबंध में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर 10वीं अनुसूची का संबंध है और वहां पर दल बदल नहीं आता है और सिक्किम राज्य से संबंध आ जाता है, तो फिर आपको वहां पर सिक्किम राज्य को अपना आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में क्या हुआ? संविधान में एक और संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर वो शहर राज्य था, यहाँ पर पूरा अधिकार सिक्किम पर उस समय पर भारत का नहीं था, ओनली उसको शहर राज्य बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और इस 36वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2A और अनुसूची 10 को समाप्त कर दिया गया। ध्यान में रखना है, कंफ्यूज यहाँ पर आपको नहीं होना है। पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की, ज़रूरत है इसको पूरे धैर्य के साथ में पढ़ने की, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या से देखना है, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 2A और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। किसके लिए? सिक्किम के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए अनुच्छेद 2A अनुसूची 10 को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम के लिए आर्टिकल 371F में विशेष प्रावधान कर दिया गया। विशेष प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस अनुच्छेद में सिक्किम को विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष सुविधाएं दी गई है। तो अनुच्छेद 371F या फिर 371F किससे संबंधित है? सिक्किम राज्य को विशेष
सुविधाएं दिए जाने से संबंधित है अनुच्छेद 371 और एफ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है मित्रों, इंदिरा गांधी के संबंध में। ठीक है, और हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी के विषय में क्या क्या घटनाएं हुई है। मुख्य रूप से हम वो सब घटनाएं देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे सो किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हुआ क्या था मित्रों, 1975 में इंदिरा गांधी ने यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। 1975 में इंदिरा गांधी ने यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में उस सीट पर वो विजयी रही थी। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण करके, उन्होंने इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इस चुनाव को, जो चुनाव उन्होंने जीता था, उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसके बाद में इंदिरा गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। तो यहाँ पर मैं ये सब बातें लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद 1975। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, रद्द कर दिया। इसके बाद में इंदिरा गांधी जाती है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस निर्णय को क्या किया, इलाहाबाद के इस निर्णय पर रोक लगा दी। इलाहाबाद के इस निर्णय पर रोक लगा दी तो इंदिरा गांधी अपनी सीट पर यथावत बनी रही। इसके बाद में क्या हुआ, अब देखो, अब इंदिरा गांधी को यहाँ पर लगने लगा कि हो सकता है कि मेरे हाथ से सत्ता चली जाए, हो सकता है मेरे हाथ से शासन चला जाए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपको याद आ रहा होगा मित्रों, 1975 में 25 जून 1975 को क्या हुआ था पता है ना, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जून की रात्रि को 12 बजे। कब, 12 बजे। ठीक है, उस समय पर जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगवाया था राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, उसके संबंध में इंदिरा गांधी ने अपनी मंत्रिपरिषद से, अपने जो संसद है उसके संबंध में कोई भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई डिस्कस नहीं किया। अपनी मनमर्जी से, अपने खुद के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी लागू करने की घोषणा करवा दी थी उस समय पर। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के संबंध में ये सबसे बड़ा एक काला दिवस माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया और जिसके द्वारा बहुत सारे नेताओं को जेलों के अंदर डाल दिया गया, बहुत सारे कार्यकर्ता, समाज सेवा जो थे उनको जेलों में डाल दिया गया, पत्रकारिता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को नहीं देखना है, हमको सिर्फ हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था वो कब लागू हुआ था, तो वो लागू हो गया था मित्रों 26 जून को। ध्यान में रखना है, 26 जून 1975 से ये लागू हुआ था। जो आपातकाल 1975 में लागू हुआ था वो 26 जून 1975 को लागू हुआ था। ध्यान में रखना है, 25 जून को घोषणा की गई थी रात्रि को और 26 जून को वो लागू हो गया था। किस आधार पर लगाया गया था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस संबंध में आपको विशेष तौर से ये आपको ध्यान में रखना है। लागू कब हुआ था, 25 जून हमको ध्यान में रहता है क्योंकि 25 जून एक ऐसी डेट है जो इसी समय को सब लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन आपको 25 जून ध्यान में रखना है। लेकिन लागू कब हुआ था ये आपातकाल, तो 26 जून 1975 को लागू हुआ था सुबह, रात में लागू नहीं हुआ था। रात में तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी सिर्फ घोषणा की थी, इसकी
अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी के और कार्यकाल के बारे में। क्या हुआ था? 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन 1975 किया गया। 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, यदि राष्ट्रपति अपनी किसी भी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस संबंध में यह प्रावधान कर दिया गया 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा कि राष्ट्रपति की जो भी आपातकालीन शक्तियां है, यदि राष्ट्रपति उन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसको किसी भी आधार पर ना तो हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इस संबंध में यह प्रावधान किया गया 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और इसके द्वारा एक प्रावधान और किया गया था कि जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया, विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। यह आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। क्या ध्यान में रखना है? 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को न्यायालय में चुनौती देने संबंध में जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया कि उसको अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी विधि के आधार पर, क्योंकि उनको विधि की शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में मित्रों मैं यहाँ पर यह बता दूं आपको, ये जो 38वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके द्वारा ये जो दोनों प्रावधान किए गए थे, इनको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बता दूं मैं आपको 1977 में। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1976 जो लागू हुआ था 1977 में, उसके द्वारा इस 38वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया। इसमें जो भी प्रावधान किया गया उन सबको अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में हम राष्ट्रपति की जो भी आपातकालीन शक्तियां हैं उनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, वो विधि शब्द की परिभाषा में आता है। और यदि किसी राष्ट्रपति के अध्यादेश से यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि वो संविधान के विपरीत है, यदि वो संविधान की मूल ढांचा, मूल आत्मा के यदि वो खिलाफ है, तो उस राष्ट्रपति के अध्यादेश को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है 38वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। और मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सब के बारे में हमको जानना जरूरी है मित्रों। ठीक है, इस 38वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या क्या हुआ था? जो 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसके द्वारा क्या क्या हुआ था? इसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को यहां पर मैं आपको वैसे बता दूं कि राष्ट्रपति को यदि राज्यपाल यह सूचना नहीं देता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है और अन्य किसी कारण से भी राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो भी राष्ट्रपति अपने हिसाब से उन्होंने जो महसूस किया है उसके आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 356 में 356 ये 5 क्लोज 5 जोड़ा गया था, 356 क्लोज 5 जोड़ा गया था और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को अन्य किसी कारण से महसूस होता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है,
राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 356 में यही प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 क्लोज 5 में यह प्रावधान कर दिया गया 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा कि राज्यपाल यदि राज्य के संबंध में कोई सूचना राष्ट्रपति को नहीं देता है तो यहाँ पर राज्यपाल अपने किसी आधार पर भी यदि उनको ऐसा लगता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। और इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया, 39वां संविधान संशोधन 1975। 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया मित्रों? तो यहां पर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान किया गया 39 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और क्या प्रावधान कर दिया गया कि इनके चुनाव के संबंध में यदि किसी प्रकार को शिकायत आती है तो इसके संबंध में संसद एक कमेटी गठित करेगी और वो कमेटी इन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित यदि कोई शिकायत आई है तो ये संसद द्वारा गठित कमेटी उसकी जांच करेगी और इस कमेटी के किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं देने का प्रावधान किया गया था? तो 39वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी जो 39वां संविधान संशोधन था, इसके संबंध में जो प्रावधान किए गए थे इनको समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पर किया गया था इसकी डिस्कस हम आगे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंदिरा गांधी कार्यकाल में क्या क्या घटनाक्रम हुए उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको पता है अभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 71 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करवा सकता है, उसमें निर्णय दे सकता है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। उसको कहीं पर भी हम चुनौती नहीं दे सकते, उसके विरुद्ध कहीं पर हम अपील नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के संबंध में और एक महत्वपूर्ण चर्चा की हम बात करें तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1975। 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 उसकी हम चर्चा करेंगे और वो लागू कब हुआ था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको यही पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 1976 में लागू हुआ, लेकिन लागू कब हुआ इसके संबंध में हमको सही जानकारी नहीं है। तो उसके संबंध में मैं आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा इससे नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर। और 42 संविधान संशोधन के संबंध में जितने भी संविधान संशोधन किए गए, यदि जो भी मेरे को मुख्य लगेगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे प्रावधान किए गए, वो सारे प्रावधान मैं आपके सामने रखूंगा और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि 42 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर इतना परिवर्तन किया गया, इतने संशोधन किए गए कि उस 42 संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन की संज्ञा दे दी गई।
मिनी संविधान संशोधन, इतना परिवर्तन किया गया हमारे संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों पर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन चालू करने के लिए इसका बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।